मेंटल नजरिया जोड़ते हैं अपने शो पे। आज हमारे साथ वरुण गोयल जुड़ रहे हैं, निप्पॉन इंडिया एआईएफ के हेड इक्विटी। वरुण, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि 60% अर्निंग्स आ चुकी हैं इस क्वार्टर, और हमने देखा है कि बल्क ऑफ द अर्निंग्स या तो इनलाइन है या बेहतर है। और रिपोर्टेड अर्निंग्स से ज़्यादा इस बार जो इंपॉर्टेंट बात ये नज़र आई कि बाजार ढूंढ रहा था कॉशन या हिंट्स ऑफ नेगेटिविटी मैनेजमेंट कमेंट्री में, लेकिन मिल रहा है उन्हें प्लेजेंट सरप्राइज। क्या आपकी भी यही ऑब्जर्वेशन है? आपकी भी पोर्टफोलियो कंपनीज किस तरह की कमेंट्री बात कर रही हैं? नमस्कार अजय, शुक्रिया मुझे शो पे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, ये क्वार्टर का अर्निंग्स अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। और सबसे अच्छा रिजल्ट जो हम तक हमने देखे वो बैंकिंग सेक्टर के रहे। बैंकिंग सेक्टर में क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी रही, क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में 8-9 साल के बाद 15-16% की चल रही है। हमारा अनुमान है कि ये यहाँ से थोड़ा सा मॉडरेट होकर 13-14% के आसपास हो जाएगी, पर फिर भी बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि एनपीएस बहुत कम है, प्रोविजनिंग्स काफी कम है, तो ये सेक्टर लीड करेगा अर्निंग्स को अगले 2 साल के लिए। जहां तक बाकी सेक्टर्स का सवाल है, मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस मैं कह सकता हूँ कि अर्निंग्स रहे। तो हमारा ये मानना है कि FY23 में 800 से 850 के बीच में निफ्टी की अर्निंग्स रहेंगी, और अगले साल FY24 में 900 से 950 के बीच में निफ्टी की अर्निंग्स रहेंगी। तो उस हिसाब से देखें तो बाजार 19 से 20 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि पिछले 10 साल के एवरेज मल्टीपल से थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमारे हिसाब से ब्रॉड मार्केट्स में शायद बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा। राइट। वरुण, आप करीब चार पोर्टफोलियोज में देख रहे हो आपके: इंडिया मिलेनियल, नेक्स्ट बिलियन, $5 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, और चैंपियंस ऑफ 21st सेंचुरी। ये सारे अगर आप पोर्टफोलियोज को देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप आपके ओवरऑल का कितना बड़ा बास्केट है, और वहां पे आपको उस पॉकेट में वैल्यूएशन वर्सेस अर्निंग्स ग्रोथ इक्वेशन कैसी नजर आ रही है? देखिए, अगर ब्रॉडली पोर्टफोलियोज जो कि आपने बताया ये सब मल्टी कैप पोर्टफोलियोज हैं, इसमें नॉर्मली 20 से 40-50% तक मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन है। एंड सभी पोर्टफोलियोज में हमारा ये मानना है कि काफी सारे ऐसे आइडियाज हैं जो बॉटम अप बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के साथ हैं अगले 3 से 5 साल के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर एक सेक्टर है जिसमें हमें मानना है कि एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में टर्न अराउंड हो गया है 8-9 साल के बाद। हमें इसमें वॉल्यूम ग्रोथ भी वापस आ रहा है, 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ और 8 से 10% का प्राइसिंग ग्रोथ, दोनों ही रियल एस्टेट सेक्टर में अगले 3 साल देखने को मिलेगा। कुछ हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल कंपनीज। आई थिंक कोविड में हम सब ने ये रियलाइज किया कि अच्छे ब्रांडेड हॉस्पिटल में जाना बहुत जरूरी है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए परिवार में किसी सदस्य के लिए, तो एक अच्छे हेल्थ केयर के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी अवेल करना है, आपको अच्छे हॉस्पिटल चेन में भी जाना है। तो ये कंपनीज हमें लगता है अगले 3 से 5 साल काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। सेलेक्ट केमिकल कंपनीज, जैसे कि हम लोग कहते आए हैं कि अगले 8 से 10 साल के लिए आईटी सेक्टर के बाद इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी केमिकल सेक्टर में होगा। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स इस सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। कैपिटल गुड सेक्टर में डेफिनेटली पॉजिटिविटी है, चाहे वो पावर स्पेस है, इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, सबके पास बहुत अच्छे ऑर्डर बुक है, और अगले 3 से 5 साल यहाँ भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सेलेक्ट स्मॉल एंड मिड कैप आइडियाज इन सेक्टर्स में हम लोग पोर्टफोलियोज में पिक कर रहे हैं। मॉर्निंग वरुण, प्रियंका यार, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर मोर और लेस अबाउट टू गेट ओवर। अब अच्छे Q2 नंबर्स के बाद अब बाजार को कौन से बड़े ट्रिगर्स डोमेस्टिक फ्रंट पे चाहिए होंगे? आप कौन से बड़े ट्रिगर्स देख रहे हैं जहां से डोमेस्टिक मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहेगी, तेजी बनी रहेगी? देखिए, अभी इसी हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी है। जैसा हम सभी जानते हैं कि आरबीआई ने काफी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए हैं इस साल। ये हफ्ते यूएस फेडरल रिजर्व की भी पॉलिसी रहेगी, तो वहां देखना है किस तरह से इंटरेस्ट रेट्स मूव करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स तक यूएस इंटरेस्ट रेट राइज देखने को मिलेगा। आरबीआई की भी पॉलिसी है, अभी नहीं तो दिसंबर के एंड तक हमें लगता है 50 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट हाइक इंडिया में भी होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ पे इसका पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। उसके साथ साथ रुपी किस तरह से मूव करता है, जो रुपी में 10-12% की वीकनेस आई है इस साल में, उससे डेफिनेटली आईटी और फार्मा कंपनीज को, केमिकल कंपनीज को बेनिफिट होगा, लेकिन कुछ इंपोर्टर्स को नुकसान भी होगा। ओवरऑल
फिस्कल डेफिसिट पे भी उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भी देखना होगा कि जो एक्सपोर्ट ग्रोथ में स्लो डाउन है, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे कि यूएस और यूरोप, वहां पे स्लो डाउन कॉन्टिन्यूसली देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट अर्निंग्स में कितना इम्पैक्ट आता है, आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाएंगे मार्केट में अगले 6 से 12 महीने के लिए। वरुण, मैंने देखा एल&टी आपके एक पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है। मैं स्टॉक पे आपका कमेंट नहीं जानना चाहता, बट समहाउ ये स्टॉक अभी तक काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था पूरी स्पेस को भी। लेकिन अगर वाकई में 8-10 साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हम देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट लेड प्रोजेक्ट्स का काम है, तो एल&टी को पार्टिसिपेट करना ही है। लार्ज इंजीनियरिंग कंपनीज के ऊपर आपका क्या व्यू है? एल&टी सिर्फ एक है, बट दूसरी जो बड़ी कंपनीज हैं इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन, वो पूरी जो बास्केट है उसकी क्या अर्निंग्स ग्रोथ आपको नजर आती है? देखिए, अगले 5 से 10 साल में हमें लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की तरफ से हो रहा है। अगर आप इंजीनियरिंग कंपनीज को स्पेसिफिकली बोलें तो हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अभी ऑटोमेट करना चाहती है। हम देख रहे हैं काफी बड़े बड़े प्लांट्स, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स के हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, चाहे आपके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम्स जो कि मोबाइल फोन्स में, आपके एयर कंडीशनर्स में, इन सब में आ रही है। इन सभी में फैक्ट्रीज नहीं लग रही हैं और उसमें काफी ज्यादा ऑटोमेशन रहेगा। तो वो कंपनियां जो ऑटोमेशन के स्पेस में वो अच्छा करेंगी। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में अभी भी मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा अगले 5 से 10 साल। कुछ नई रिफाइनरी भी लग रही है। तीसरा जो सेक्टर है, रोड बिल्डिंग का सेक्टर कंटिन्यूसली चल रहा है, तो जो कंपनियां उससे जुड़ी हुई हैं उनको डेफिनेटली फायदा होगा। चौथा, अगर आप देखें तो मेट्रो रोड कंस्ट्रक्शन, ऑलमोस्ट हर स्टेट, जितनी भी बड़ी स्टेट्स हैं इंडिया में, उन सबकी कैपिटल्स में एटलीस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और धीरे धीरे सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन एवरी स्टेट, वहां पे भी मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो ये मेट्रो के क्षेत्र में जितनी भी कंपनीज हैं उनको फायदा है। डिफेंस में एक आत्मनिर्भर भारत का एक थीम चल रहा है। हमें लगता है काफी ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन, डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन पे फोकस है। तो जो कंपनियां उससे जुड़ी हुई हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं, इन सभी कंपनीज को अगले 5 से 10 साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। केमिकल्स, जैसे मैंने बताया, वो एक ऑलरेडी एक स्पेस है। तो ये 5-6 जो मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड सेक्टर्स हैं, इन सभी में मेरे हिसाब से अच्छी ग्रोथ रहेगी अगले कुछ सालों में। ठीक है वरुण, एक शेयर आपसे पता करना है। शेयर के मुताबिक मेरे को ये भी पता करना है कि इस पूरे सेक्टर में कितना दम आपको दिखता है, वो है और टाटा मोटर्स, उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। स्पेसिफिकली इसको देख के बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है कि जो ऑटो कंपनीज का ग्लोबल एक्सपोजर है अब वो धीरे धीरे करके सुधरेगा और शायद उनके हक में डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों का हिस्सा आ जाएगा। उसमें से टाटा मोटर्स बिल्कुल फिट बैठती है। थोड़ा चला हुआ शेयर भी नहीं है, मैनेजमेंट भी अच्छी है और ग्लोबल बिजनेस भी अच्छा है। देखिए, जहां तक ऑटो का सवाल है, हमें लगता है कि जो डोमेस्टिक सीवी साइकिल है वो बहुत फेवरेबल है। तो ऑटो ओईएम्स और एंसिलरीज जो कि डोमेस्टिक सीवी साइकिल से लिंक्ड है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। पैसेंजर कार सेगमेंट भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसमें हमें लग रहा है कॉन्टिन्यूस एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है। लोग छोटी गाड़ियों से एसयूवीज पे मूव ऑन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंपनियां जो उस सेगमेंट में, एसयूवी सेगमेंट में फोकस्ड हैं, वो काफी अच्छा करेंगी। ट्रैक्टर सेक्टर में क्लियरली ग्रोथ रिवाइवल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक 6 से 12 महीने का स्लो डाउन था ट्रैक्टर स्पेस में, जो कि बेटर हो रहा है। टू व्हीलर सेक्टर जरूर जो ईवी रिलेटेड डिसरप्शन है उससे इंपैक्टेड है और शायद कुछ साल रहेगा। तो हमारा ये मानना है कि डोमेस्टिक सीवी फोकस्ड, डोमेस्टिक पैसेंजर कार फोकस्ड ओईएम्स और एंसिलरी कंपनीज एंड जो ट्रैक्टर कंपनीज हैं, ये अच्छा परफॉर्म करेंगी अगले 3 से 5 साल के लिए। वरुण, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो मूव देखने को मिली है आपको इंडेक्स पे, चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप स्पेस में देखें, अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी जो सिर्फ 2-3% दूर रह गया है। बैंक निफ्टी में भी आपको बहुत माइनर सी गैप दिख रहा है, लेकिन स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई से अभी लगभग 12% की दूरी पर है। आपको लगता है कि अभी सारा फोकस जो है वो लार्ज कैप और मिड कैप पे ज्यादा है? स्मॉल कैप इंडेक्स चलने के लिए क्या उसको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ लगातार आ रही है, चाहे वो मिड कैप में है, चाहे वो स्मॉल कैप में है, चाहे वो लार्ज कैप में है, उसमें अगर अर्निंग्स ग्रोथ आती रही स्ट्रांगली तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वो हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो रियल एस्टेट स्पेस है, केमिकल्स है, सेलेक्ट मिड कैप आईटी कंपनीज हैं जो कि काफी फेवरेबल वैल्यूएशन में मेरे हिसाब से अभी आ गई हैं, क्योंकि 30-40-50% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सेलेक्ट कैपिटल गुड कंपनीज हैं, ऑटो एंसिलरी कंपनीज, ये सब स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में, एंड जो स्मॉल मिड कैप बैंक्स हैं, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट,
और जो कुछ सेलेक्ट एनबीएफसीज है, ये सभी काफी बड़ा हमारे पास यूनिवर्स है स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज का, जो हमें लगता है अगले 3 से 5 साल काफी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हम लोग उसमें कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टेड हैं और आगे भी हमें लगता है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। मैंने ये भी देखा कि आपने रिलायंस और भारती एयरटेल अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रखे हैं। 5G अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जियो भी बात कर रहा है काफ़ी एग्रेसिव नंबर्स की। भारती के मैनेजमेंट ने, गोपाल विट्टल ने बोला है कि 8-9 महीने 4G की प्राइसिंग रखेंगे, फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे 5G के, और स्टॉक ऑलरेडी 840 पे आ गया है। क्या व्यू है आपका इस अपॉर्चुनिटी को लेके? 5G अपॉर्चुनिटी जियो के लिए और भारती के लिए क्या मीनिंग रख सकती हैं? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर के बाद अगर किसी सेक्टर में सबसे अच्छी अर्निंग ग्रोथ रहेगी तो वो है टेलीकॉम। अगर आप देखें तो आरबूज जो है, जो एवरेज रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर हमारा 1.5 साल पहले 130-140 रुपए हुआ करता था। मैं इंडस्ट्री एज अ होल की बात कर रहा हूँ। अभी आप देखें तो ये नंबर 180, 190, 200 की तरफ मूव कर रहा है ऑलरेडी, और हमारा ऐसा मानना है कि ये 225 से 250 के बीच में हो जाएगा अगले 12 से 18 महीने में। तो आरपूस जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव अप कर रहे हैं, तो कोई इंक्रीमेंटल केपेक्स रिक्वायरमेंट एज सच 4G सेक्टर के लिए नहीं है। 5G का जैसे आपने बोला तो ये डेफिनेटली नया अपॉर्चुनिटी है, बट इसको स्केल अप करने में टाइम लगेगा। हमारा ऐसा मानना है कि पहले कॉर्पोरेट कस्टमर्स और जो हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं उनकी तरफ ये 5G सर्विस रोल आउट होगा, और क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं तो उनके लिए फैसिलिटी पहले अवेलेबल कराई जाएगी, फिर धीरे धीरे रिटेल मार्केट में 5G की सर्विसेज अवेलेबल होंगी। तो टेलीकॉम में क्योंकि कंसोलिडेशन हो चुका है, सिर्फ 2 या 3 प्लेयर रह गए हैं, प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री के पास वापस आ गई है। केपेक्स भी आप देखें तो 5G के लिए बहुत एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं हुई, काफी रीजनेबल बिडिंग हुई है। तो यहाँ से हमारा मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी टेलीकॉम सेक्टर की अगले 2-3 साल काफी अच्छी रहेगी, और इसीलिए हम लोग टेलीकॉम सेक्टर पे पॉजिटिव। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।